हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस 21 को, जिसमें हम 40 प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जिस लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल से जो है सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है और आपको देखना है कि इनमें से जो है कितना को आप सही कर पाते हैं, कितना को आप पहले से जानते हैं, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि श्याम महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, या ये आपको यहाँ पर बताना है कि श्याम महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस देश से हुआ है। तो ये ईरान से अभिलेख ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बोगाज कोई जो है ये क्या है, एक स्थान है। ठीक है, जहाँ पर कि अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है ईरान में। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देवताओं का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे वरुण इंद्र भगवान सबका क्या हुआ है कि इंद्र देवताओं सबका यहाँ पर क्या हुआ है कि अभिलेख जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर। बताइए ये किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, किस प्राचीन ग्रंथ में ये कहा गया है कि राजा जो है ये सबका शासक हो सकता है लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ करके। तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये मनु स्मृति में कहा गया है। किसमें कहा गया है, ये मनु स्मृति में कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है गोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा, जिसमें कि 10 या 15 ग्रामों के ऊपर का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, गोप। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बताइए कि मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यहाँ पर ओडिशा। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पर आ जाएगा आपका मैग्नीज के उत्पादन में आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम वही सोयाबीन की बात करें कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैग्नीज का उत्पादन में सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा। ऑप्शन नंबर 20 पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा बनाता है। तो बताइए कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। तो बताइए ये कौन बनाता है, ये सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि डाची-गम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि डाची-गम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका है कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो है तेंदुआ, काला हिरन और हिरन के लिए जो है ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर वही आपसे यहाँ पर अगर एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो है किस्वता क्या हो जाएगा, किश्तवा जो है ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो बताइए कि भारत में जो है सर्वाधिक जो सिंचाई होती है नलकूपों से ये किस राज्य में होती है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बताइए कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये है आपका वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी है। क्योंकि जब हिमनद पिघलता है तो वहाँ पर होता क्या है कि सागर का जल स्तर जो होता है वो क्या होता है कि ऊंचा बढ़ जाता है। लेकिन यह तो एक समान क्रिया है, लेकिन हिमनद जो अधिकतर पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव में, सॉरी ये देखिए यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर उत्तरी भारत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये उत्तरी भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ध्रुव आप लोग कट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था। तो बताइए कि भारत में जो सूती वस्त्र का जो मिल स्थापना जो किया गया था ये मुंबई में करने का क्या कारण क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हो पतन की सुविधा, नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका कपास के उत्पादन क्षेत्र होना और पूंजी की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा इनमें से सभी। चूंकि पतन की सुविधा भी थी और कपास का उत्पादन क्षेत्र भी था और पूंजी की उपलब्धता भी जो मुंबई में अधिकतर था। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कुछ इस प्रकार से है,
सॉरी, यहाँ देखिए 11 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है। 11 नंबर में सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान है। तो बताइए कि सूती वस्त्र का जो उत्पादन होता है भारत में, यानी कि भारत जो है कितने नंबर पर आता है पूरा विश्व में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो ये आता है दूसरे नंबर पर। कितने नंबर पर भारत आता है? दूसरे नंबर पर। और अगर हम फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है, तो ये हो जाएगा आपका चीन। कौन से हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और भारत दूसरे नंबर पर आता है। और भारत में अगर बात करें कि सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो ये मुंबई में उगाए जाते हैं। कहाँ पर? तो ये मुंबई में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर से हो जाएगा, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए जो उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, यह है अपना भारत। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों का सम्मिलित धारा है। तो बताइए कि मेघना जो है ये निम्नलिखित में से किन दो नदियों का जो है सम्मिलित धारा है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है? तो अगर हम बात करें कि अम्ल वर्षा से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा दामोदर घाटी। कौन सा? दामोदर घाटी। और अम्ल वर्षा का जो सबसे प्रमुख कारण है ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर से हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये दामोदर घाटी जो होते हैं, ये क्या होता है कि अम्ल वर्षा से ज्यादा जो है ये प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो बताइए कि भूमिगत जल का उपयोग जो किया जाता है भारत में, ये किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में सबसे अधिक किया जाता है। किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो होता है सिंचाई अधिक किया जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल का उपयोग अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो बताइए कि राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कितनों वर्षों के लिए की जाती है, तो ये किया जाता है, टोटल किया जाता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के, जिस राज्य में वो राज्यपाल बने हैं, उस राज्य के जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? उस राज्य के न्यायालय के जो है न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किन परिस्थितियों में, क्या पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि राष्ट्रीय संकट में भी किया जा सकता है और आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित करके भी किया जा सकता है और संविधान में संशोधन करके भी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है कि मौलिक अधिकार को क्या सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो बताइए कि राज्यपाल को जो पद की शपथ दिलाया जाता है, इसको जो है किसके द्वारा राज्यपाल को पद की जो है शपथ दिलाया जाता है। तो ये दिलाया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, जो कि उस राज्य के, चूंकि राज्यपाल जहाँ पर बनते हैं उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होते हैं वहाँ का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कुछ इस प्रकार से है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। अगर हम बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया है, ये यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये जो है कब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में किया गया। कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया है ये कब किया गया है? 1993 में। ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है। तो ये 73वां और 74वां संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और 73वां संशोधन जो है ये जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन है इसमें, और 74वां की अगर हम बात करें तो ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो ये कल्याण राज्य स्थापना के लिए किया गया। किसके लिए? कल्याण राज्य स्थापना के लिए जो है भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत को किस
जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मुख्य कारण के लिए जो है यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, तो ये कल्याण राज्य के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात किया था। इसको बताइए कि कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात जो है किया गया था, ये कब किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना। तो ये किया गया था 1966 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, तो बताइए कि हरित क्रांति का जो अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादकता में सुधार तथा जो है हरियाली छा जाना, यानी कि वृद्धि हो जाना, यानी उत्पादन का जो क्षेत्र है उनमें क्या हो जाना चाहिए, उत्पादन में वृद्धि हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर हरित क्रांति का जनक के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना कि भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित है। बताइए भारतीय किसान जो है सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित है, ये किस पर आश्रित है, मानसून पर या फिर नहरों पर या फिर कुओं एवं नलकूपों पर, या इनमें सभी पर आश्रित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें से जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चूंकि भारतीय किसान जो है ये मानसून पर भी आश्रित रहते हैं और नहरों पर भी और कुओं एवं नलकूपों के द्वारा भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो बताइए कि दीर्घकालीन वित्त जो है कृषि दीर्घकालीन जो है कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भूमि विकास बैंक है। कौन सा हो जाएगा, तो भूमि विकास बैंक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है ये क्या है। तो मुद्रा की अगर हम प्राथमिक कार्य की बात करें तो ये विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा का सर्वप्रथम इसका मतलब ही होता है विनिमय का माध्यम होना, यानी कि इसको हम करते क्या है कि इसको जो है विनिमय का माध्यम बनाते हैं। चूंकि किसी भी चीज को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर विनिमय का ये माध्यम बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है कि द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए कि द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ओरहन पेमुक के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। फेडरल कप किस खेल से संबंधित है, फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए कि फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका महिला टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये महिला टेनिस से जो ये संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बास्केटबॉल से भी संबंधित है। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि फेडरेशन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये तो ऐसे पूछा जाएगा कि बास्केटबॉल से निम्न में से कौन से कप जो है संबंधित है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये जो है ये महिला टेनिस से भी संबंधित है और इसके अलावा ये बास्केटबॉल से भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार अगर संगठन की स्थापना की बात करें तो ये हो जाएगा 1995 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था एक्यूरेट, तो 1 जनवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसकी स्थापना जो है यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 1995। अगर इसकी वर्तमान हम देशों की बात करें कि इसमें जो है कितने देश टोटल जो है सदस्य, तो 164 देश इसके जो है वर्तमान में सदस्य है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला कौन है यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो ये आशापूर्णा देवी हो जाएगी, जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है भारत में सम्मानित किया गया था महिलाओं में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो पुरुष में किसको दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना है कि नारा दो, यानी कि नारा 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि नारा जो दिया गया है, नारा 2 बूंद की जिंदगी, ये किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि 2 बूंद की जिंदगी जो नारा दिया गया है ये किस कार्यक्रम से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको पूछा जाए। तो ये पल्स पोलियो से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये पल्स पोलियो से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
ये रहा 31 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक की अगर हम मुख्यालय की बात करें तो ये USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो ऑप्शन में नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो बताइए कि किसका संबंध जो है यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें कि किसका संबंध था, तो यह था जयप्रकाश नारायण का। किसका था, जयप्रकाश नारायण का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो सोशलिस्ट पार्टी जो जिससे संबंधित था, यानी किससे संबंधित था, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। अगर हम बात करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इनकी स्थापना की बात करें कि इनकी स्थापना जो ये कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम क्या था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हो गई। क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। और यह जो खिलाफत आंदोलन जो है ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, तो ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा है पूर्ण स्वराज संघ क्लब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया। बताइए कि पूर्ण स्वराज संघ जो है, पूर्ण स्वराज संघ क्लब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अच्छा, कब किया गया था, तो ये जो 1929 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। यहाँ पर आपको बताना आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो बताइए कि आचार्य विनोबा भावे जो है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है ये भाग लेने के फलस्वरूप जो है ये गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, डेट भी पूछा जाता है और ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि विनोबा भावे को जो है कब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ जो है यहाँ पर इनको जो अरेस्ट किया गया था, तो ये किया गया था 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था, ये यहाँ पर आपको बताना है कि किस सम्राट ने श्रीनगर स्थित शालीमार बाग लगवाया था। तो बताइए कि किस सम्राट के द्वारा ये लगाया गया था। तो ये जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जहांगीर के द्वारा श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ प्राप्त की थी। तो बताइए कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ जो है प्राप्त किया था। तो ये किया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र तिथि की अगर हम बात करें कि ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि सरहुल किसका पर्व है। तो सरहुल की अगर हम बात करें कि ये किसका पर्व है, तो सरहुल जो ये मुंडा जनजाति का पर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मुंडा जाति जो ये झारखंड में वास करती है। कहां पर वास करती है, ये झारखंड में। मुंडा जनजाति जो ये कहां पर वास करती है, तो ये झारखंड में वास करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है सरहुल जो है ये क्या है, सरहुल का मतलब होता है साल का पर्व। क्या होता है कि साल का पर्व। और ये जो धरती माता को समर्पित है। और मुंडा जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है, तो ये झारखंड में निवास करती है। तो आज इतने प्रश्न लेकर के आए थे, 40 प्रश्न को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिसके कारण आपको जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट